हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर मैथ का स्टैंडर्ड। और इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन ए और पार्ट वाइज मैं आपको इसका वीडियोस दूंगा ताकि आप लोग आराम से करते रहें। तो देखते हैं क्या क्या बोला गया है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने बोला है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में 20 MCQs रहेंगे 1 मार्क्स करके। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स करके। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स करके। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स करके। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन रहेंगे केस बेस्ड। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ आपको फिगर वगैरह दे देगा, आपको वहाँ फिगर स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन वगैरह दिया रहेगा उसका आंसर करना है। अच्छा, क्वेश्चन और क्या बोला, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है और कुछ कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस मतलब है किसी क्वेश्चन में जैसे 22 नंबर हो गया तो 22 का 2 क्वेश्चन दे देंगे और करके सिलेक्ट है, कोई भी एक करो। ठीक है, वो होता है इंटरनल चॉइस। और आपका रहेगा कि जो फिगर अगर कहीं बनाना है तो एकदम नीटली बनाइएगा, और पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको पकड़ना है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू 22/7 पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला लेट ए एंड बी द 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यूब Q4 एंड B इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, B इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब। मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B। A मेरा है P क्यूब Q4, B मेरा है P स्क्वायर क्यू क्यूब। बोल रहा है वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर। अच्छा, P और Q प्राइम नंबर भी है, ये हमको बोल रहा है। मतलब क्या, सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि A का जो फैक्टर्स मैं लिख रहा हूँ ये प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे पी क्यूब और क्यू का पावर 4, और यहाँ पे क्या है प्राइम फैक्टर का ही पावर दिया हुआ है हमको। अच्छा, अगर हमको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, और एचसीएफ निकालना होता है तो क्या करते हैं। अगर एलसीएम निकालना होगा तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर, उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, पी क्यूब, और क्यू का क्या होगा, क्यू का पावर 4, हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट पावर। तो P का लोवेस्ट पावर क्या है, पी स्क्वायर, और Q में लोवेस्ट पावर क्या देख रहे हैं, क्यू क्यूब। और एक चीज़ बोल रहा है, अगर एचसीएफ में, ठीक है, अगर एचसीएफ है तो अगर ये वाला जो है ये PM और QN है, और ये वाला अगर क्या है, PR और QS है, तो मुझे क्या बताना है, M प्लस N और R प्लस S क्या होता है ये बताना है। तो क्लियरली पता चल रहा है, अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ से तो P का पावर जो 2 है वो M है, 3 जो है वो N है, R क्या है, R का है जो 3 है, और S क्या है 4 है। क्लियरली कंपेयर कीजिए ना, इधर आप कंपेयर कीजिए, देखिए, है ना। तो मेरे को कितना मिल जाता है, 2 + 3 कितना आ जाता है, 5, और 3 4 जो 3, और 3 + 4 7, 5 7 जो 35। तो हमारा जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है क्लियरली 35। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट में आते हैं, लेट P बी ए प्राइम नंबर। द P एक प्राइम नंबर है बोला है, ठीक है, और बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है, उसका रूट्स जो है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ P। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स है वो फैक्टर ऑफ P है। अभी देखो P अगर प्राइम नंबर है तो इसका और फैक्टर क्या हो सकता है, और 1 ही हो सकता है, और तो कुछ और हो ही नहीं सकता। और बोल रहे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है उसका जो रूट्स है वो P के फैक्टर है, तो P के तो 2 ही फैक्टर होंगे, या तो P या तो 1। फैक्टर ऑफ P क्या होंगे, यही 2 होंगे, क्योंकि P प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का तो कुछ और फैक्टर होता ही नहीं है 1 छोड़ के, तो वो खुद एक होगा और खुद 1 होगा, तो 2 फैक्टर। अच्छा, बोल रहा सम, अब बोल रहा है कि अगर ऐसा होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो हमको पता है अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट निकाल कर रखते हैं। क्या आता है सम ऑफ रूट्स, ये काफ़ी जल्दी आप लोग कर पाओगे एग्जाम में। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, P × 1 मतलब P। और मेरे को पता है डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डायरेक्ट लिखना है तो x² - सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट।
तो हम क्या कैसे लिखेंगे, x माइनस, है ना, p प्लस 1x और प्रोडक्ट ऑफ रूट p। देखिए ये कहाँ पे मिलता है आपको, कहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो वही आंसर है। देखो a में नहीं मिल रहा, b में मिल रहा है, c में नहीं मिल रहा, d में, तो b हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। b में एग्जैक्टली मेरे को ये मिल रहा है। ओके, तो यहाँ इक्वल टू 0 आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, है ना, यहाँ पे अल्फा बीटा जीरो बोला हुआ है और ये पॉलिनोमियल दे दिया पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, और बोला भी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है और अल्फा बीटा है जो दोनों इक्वल भी है। तो मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट होता है, और सम ऑफ रूट्स कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे ये जो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सम ऑफ रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट से क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, बी माइनस 2 है, आप क्लियरली देखें यहाँ से, और ए कितना है, पी है, दैट मीन्स ये 2 बाई पी आ जाएगा, राइट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल कर देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या है कोफिशिएंट के साथ, तो हमको पता है अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ होता है सी बाई ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 3p क्लियरली दिख रहा है, और ए कितना है, p, है ना। इक्वेशन में तो p कट जाएगा तो कितना 3। तो मेरे को अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा है, दैट मीन्स 2 बाई पी बराबर क्या 3, और यहाँ से p मेरा कितना आ जाएगा, देखो 3 अगर नीचे आएगा तो p इधर चला जाएगा, p आ जाएगा 2/3, और 2/3 कहाँ दिख रहा है क्लियरली, 3 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दे दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन दे दिया है ना, और बोल रहा है अगर ये दो इक्वेशन जो है ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और सॉल्यूशन नहीं होता मतलब क्या, पैरेलल लाइंस, राइट। आपको पता होगा कि दो लाइन जो होंगे वो ग्राफ अगर बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस देंगे तभी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन कब होता है, हमको पता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होता है तब पैरेलल लाइंस होता है या नो सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स मेरे को करना क्या है, a1 का जगह 3 है, देखो a2 का जगह 2k माइनस 1 है, b1 का जगह y का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, b2 का जगह मतलब k माइनस 1 है, a1 a2 ये सब क्या है, कोफिशिएंट है x का, b1 b2 क्या है, y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, है ना, और c1 c2 क्या है, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट है। ओके, और c1 में c2 का तो मुझे काम भी नहीं है, फिर भी लिख सकते हो आप लोग चाहो तो। c1 यहाँ पे कितना है, देखो अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिखूँ और इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँ, -2k + 1, तो ये c1 मेरा, c2 कितना आ जाएगा, देखो c1 -1 और c2 -2k + 1, दैट मीन्स क्या, -1/, ठीक है, -2k + 1। अच्छा, तो मैं देखो इन दोनों को अगर बराबर लिख लूँ तो मेरे को यहाँ से k निकल जाएगा, ठीक है, क्या है, तो 3 × k - 1 बराबर 2k - 1, यहाँ से आएगा 3k - 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2k - 1। k को लेफ्ट में ले आइए 2k को, और 3 को राइट में ले जाइए, क्या आ जाएगा, k बराबर 2, है ना, और k बराबर 2 आपको कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, आप ध्यान से देखिए, तो डी ऑप्शन देखो मेरे को k बराबर 2 दे रहा है, ठीक है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं 5 में, बोल रहा है पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस क्या क्या दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम छोड़ो, अब पहले वर्टाइसेस कहाँ कहाँ आते हैं वो देखते हैं, फिर पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम मतलब क्या, जिसको चारों साइड बराबर। अब ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे, सोचो P3, सोचो ये 1 2 3 इधर है और 4 1 2 3 4 यहाँ पे, P3 x4 इक्वेशन, एक पॉइंट यहाँ आ गया, सोचो P3 4 यहाँ पे,
उसके बाद क्यू माइनस टू 3 है, सोचो माइनस टू यहाँ पे और 3 यहाँ पे, दैट मीन्स पॉइंट यहाँ पे माइनस टू 3, ठीक है। पी क्यू ये ज्वाइन कर दो। अच्छा, और मेरा थर्ड पॉइंट क्या है, आर बोला हुआ है। आर आर क्या है, -3 और y का -2, दैट मीन्स कभी यहाँ कहीं यहाँ पे, ये आर पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर पॉइंट हो गया। कितना, -3 -2। अच्छा, ये भी ज्वाइन कर दिया मैंने। तो बोल रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स का आपका फोर्थ वर्टेक्स जो होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अभी देखिए फोर्थ वर्टेक्स कैसा होगा, सिंपल सा बात है, जितना क्यूपी जितना दूर होगा उतना ही दूर तो ये पॉइंट पे होगा, ए और पी। ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे पी क्यू, सोचो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, कहीं यहीं पे आएगा, अंदाज कर लो। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में ना सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगेगा, उससे जल्दी आप अंदाज कर लोगे। इस पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब आपको एक बात पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, मतलब एक्स माइनस होता है वाई प्लस होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों ही माइनस होते हैं, एक्स भी वाई भी। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स प्लस होता है वाई माइनस होता है। तो सिंपल सा देखो, जो भी आंसर होगा उसका जो एक्स वाला होगा वो पॉजिटिव में होगा और वाई वाला जो होगा वो नेगेटिव में होगा। कोई भी आंसर है अगर इसमें से देखो, अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो वही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहला प्लस दूसरा नेगेटिव नहीं है ना, दोनों नेगेटिव है, ये भी दोनों नेगेटिव है और ये भी दोनों नेगेटिव, तो ये तीनों आंसर नहीं हुए। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, क्लियरली ये वाला, पहला प्लस वाला दूसरा माइनस वाला। तो सीधा सीधा मैं देख के आंसर बोल सकता हूँ 2 -1 आंसर। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व अगर हम लोग करने जाएंगे तो ये बड़ा आएगा, ठीक है। तो देखो अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि दो इक्वेशन बना लिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सोचो 2 पॉइंट मान लिया ए बी, लेकिन आंसर यही आएगा आपका। तो आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कहीं के दिमाग से भी कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट दिमाग से कर सकते हैं आप, कि ऑप्शन देखा आंसर बता दिया। इसमें हम चाहें तो ए बी अलग से निकाल भी सकते हैं 4 क्वाड्रेंट का सॉल्व करके डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि मेरे को बोला पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का आपको पता है कि अगर मैं इसको ज्वाइन भी कर दूँ, सोचो यही मैंने एक पॉइंट मान लिया अंदाज में, ये पॉइंट यहीं होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अंदाज में, ठीक है। तो अगर मैं बना भी लूँ तो मेरे को पता है कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में तो क्या होगा, ये इसके बराबर। सोचो मैंने इस पॉइंट का नाम भी ले लिया ए बी, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है ना। अच्छा, पैरेललोग्राम का हम चाहें तो और भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरा को, उसको भी यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है क्या, मिड पॉइंट मिलेगा एक बीच में, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। जैसे यहाँ से एक डायगोनल बना लिया, यहाँ से एक डायगोनल बना लिया और ये मिड पॉइंट आ गया हमको। अब इस लाइन में भी ये मिड पॉइंट है, इस लाइन में भी ये मिड पॉइंट है, तो दोनों का दोनों को यूज़ करके मिड पॉइंट निकाल लिया और बाद में हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया ऐसे करके। सोचो इसको ओ ले लिया मैंने, कहीं पे ले लिया ओ, तो ओ तो मैं दोनों तरफ से निकाल सकता हूँ। देखो ओ तो क्यू एस का भी मिड पॉइंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सीधा x1 + x2/2 है ना, दैट इज -2 + a/2 और y1 + y2/2 मतलब 3 + b/2। और ऐसे भी बोल सकता हूँ o इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ RP। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बार RP, तो RP का मिड पॉइंट अगर मेरे को निकालना है, फिर से O अगर निकालना है हमको, है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O अगर फिर से निकालना है, सोचो कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालना है। यहाँ पे भी मैंने ये कोऑर्डिनेट ऑफ O ही निकाला है, ठीक है आपको। तो मैं कैसे निकाल लूँगा, -3 + 3/2 -2 + 4/2
हो गया मिड पॉइंट। तो अब भाई ये भी मिड पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है, ये भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो दोनों बराबर ही होना चाहिए, राइट, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है दोनों ही ओ पॉइंट है, सेम पॉइंट है। मैंने इस लाइन का मिड पॉइंट निकाला तो मेरे को ये मिला, इस लाइन का मिड पॉइंट निकाला तो भी ये मिला, दोनों को सेम कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, -2 + a/2 है ना, और 3 + b/2 बराबर क्या, ये -3/3 कितना, -3 ये कितना है 0/2 मतलब 0, और ये कितना है 2/2 मतलब 1, 2/2 मतलब कितना 1, ठीक है। -2 + 4 कितना होता है 1 ना, देखो इसको मैं और एक लाइन आप लिख सकते हो 0 और 1 है ना। तो दैट मीन्स क्या, ये 0 1 के बराबर, क्योंकि दोनों जो है मैंने मिड पॉइंट ही है, और दोनों मिड पॉइंट है, तो देखो यहाँ से क्या पता चलता है, -2 + a/2 = 0, और यहाँ से क्या आ जाता है, देखो ध्यान से 2 उधर चला गया, -2 + a = 0, और a कितना आ गया, देखो 2 आ गया, है ना। पहला वाला पॉइंट 2 आ गया, देखो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट 2 ही तो है। अच्छा दूसरा वाला पॉइंट देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 + b/2 = 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट अगर निकालना चाहोगे तो 3 + b = 2, और b = कितना आ जाएगा, देखो 3 उधर जाएगा तो 2 - 3 मतलब -1, तो देखो -1 ही तो है। तो मैं या तो ऐसा कर सकता हूँ कि डायगोनल जो मेरे को पैरेललोग्राम बोला हुआ है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाऊंगा, और ये डायगोनल का एक प्रॉपर्टी है, ये बाइसेक्ट करता है, है ना, इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या करेगा, अगर बाइसेक्ट करता है दैट मीन्स क्या, ये मिड पॉइंट है, तो इसके लिए एक बार मिड पॉइंट निकाले, इसके लिए एक बार मिड पॉइंट निकाले, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला बहुत ईजी है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 लगाया, और इधर पे भी लगा, इस लाइन के लिए एक बार मिड पॉइंट निकाला, इस लाइन के लिए एक बार मिड पॉइंट निकाला, दोनों ही तो मिड पॉइंट का ही ये कोऑर्डिनेट है, ये भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बराबर लिख ही सकते हैं हम लोग। बराबर जब लिखा तो मेरे को क्या आ गया, फिर से और भी आ गया, ए कितना आया 2 और बी कितना आया -1, तो ये आ गया आंसर, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन का मैंने आपको शुरू में एक शॉर्टकट बताया था कि कभी कभी ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ेगा, टाइम क्योंकि टाइम बचाना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 2 ट्राइंगल है सिमिलर है, अच्छा 2 ट्राइंगल सिमिलर बोला हुआ है, ABC और PQR, ओके बहुत बढ़िया, ABC और PQR सिमिलर ट्राइंगल है, PQR बहुत बढ़िया, सिमिलर गिवन है, बहुत ही अच्छा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और बोला है AM और PM एल्टीट्यूड है, ओके लिखे कोई बात नहीं, AM और PM एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या 90 डिग्री होगा, राइट, एल्टीट्यूड हमेशा हाइट होता है, हाइट हमेशा 90 डिग्री में होता है, ओके बहुत बढ़िया। बोल रहा है और एक चीज़ गिवन है, AB² इनका रेशियो गिवन है 4:9, दैट मीन्स अगर मैं AB/PQ का होल स्क्वायर इसको ऐसे करके लिख ही सकता हूँ, तो ये उधर जाके रूट हो जाएगा, तो AB/PQ मेरे को क्या मिल जाएगा, √4/9 मतलब 2/3, तो AB/PQ मेरे को 2/3 मिल गया, बहुत अच्छा। अब यहाँ से देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है और पहले से ABC सिमिलर, देखो मैं अगर ABC और PQR सिमिलर है तो मैं एक और चीज़ यहाँ से लिख सकता हूँ कि ABC एंगल जो है वो एंगल PQR के बराबर है, या एंगल B बराबर एंगल Q, शॉर्ट में आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो एंगल B बराबर एंगल Q, है ना। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि 2 ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ABC और PQR सिमिलर गिवन है, तो मैं ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल बराबर बोल ही सकता हूँ, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये सारा चीज़ें आपको दिख जाना चाहिए भाई एग्जाम के टाइम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना टाइम आप बचा सको बचाओ, मेरे तो बताना है समझाना है, मैं समझाना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे तो आप लोग डायरेक्ट करना सीख जाओ। अब मैं अगर ये 2 ट्राइंगल को लूँ, ध्यान से देखो लेफ्ट में जो ट्राइंगल है, तो देखो ये एंगल बराबर मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये दोनों 90 डिग्री है, तो 2 एंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और ये भी एक क्राइटेरिया है, किसी भी ट्राइंगल का 2 एंगल अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या, ट्राइंगल ABM सिमिलर हो गया किसका, ट्राइंगल PQN का, क्यों, क्योंकि 2 एंगल बराबर आ गए, एक तो एंगल B बराबर एंगल Q यहाँ से, है ना,
और एक दोनों 90 डिग्री भी है। तो ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो क्या होगा, अगर दोनों सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ये क्या, बाय एंगल एंगल। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है ये कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनका जो साइड का रेशियो बराबर होगा। दैट मीन्स क्या, मैं ये लिख ही सकता हूँ कि ए बी बाई पी क्यू बराबर ए एम बाई पी एन बराबर बी एम बाई क्यू एन। और यहाँ से अगर मैं ध्यान से देख लूँ, मेरे को क्वेश्चन में निकालना क्या है, मेरे को ए एम इस टू पी एन निकालना है, मतलब ए एम बाई पी एन निकालना है। तो मैं अगर इतना सा यूज़ करूँ तो निकल गया। देखो ए बी बाई पी क्यू कितना है, 2/3। तो अगर ए बी बाई पी क्यू 2/3 है तो ए एम बाई पी एन और ए बी बाई पी क्यू तो बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा बराबर सारे, क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उससे कोरिस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल या इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, रेशियो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल सा बात है, ए बी बाई पी क्यू कितना है, 2/3, तो ए एम बाई पी एन भी 2/3 हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर, 2:3। नेक्स्ट में आते हैं 7। बोल रहा है कि 7 में x tan 60 cos 60 इक्वल टू साइन 60 cot 60। तो हम लोग इसको कर लेते हैं, x इंटू फाइंड x। tan 60 कितना होता है हमको पता है, √3। cos 60 होता है √3/2। साइन 60 होता है √3/2। एक मिनट रुको, cos 60 होता है साइन 30 के बराबर, 1/2 होगा। cos 60 होगा साइन 30 के बराबर, मतलब 1/2। ठीक है। और cot 60 मतलब आपका tan 30 के बराबर, मतलब 1/√3। ठीक है, cot 60 1/√3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, √3 यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो x √3/2 इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 ऊपर नीचे आ गया और √3 नीचे चला आया। x इक्वल टू 1/√3। और x का वैल्यू यहाँ पे 1/√3 नहीं है, तो देखो यहाँ पे cos 30 1/√3 नहीं होता, sin 30 1/√3 नहीं होता, cot 30 √3 होता है। तो ओनली tan 30 इज द पॉसिबल आंसर, क्योंकि tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। तो x का आंसर हो जाएगा tan 30। नेक्स्ट में आते हैं 8 नंबर। बोला sin थीटा प्लस cos थीटा √2 है, तो tan थीटा प्लस cos थीटा निकालो। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों का साइड में अगर स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दिया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 बैठा दो। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो लिख दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, 1 अगर लेफ्ट राइट साइड में जाए तो ऐसा हो जाएगा। दैट मीन्स 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, और sin थीटा cos थीटा कितना आ गया, 1/2। ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है ना, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा कर दिया, है ना। यहाँ पे फिर ये 1 आ गया, फिर ये 1 राइट साइड गया, 1 बन गया, है ना, 1/2। ओके, अब tan थीटा प्लस cot थीटा क्या हो सकता है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का बारी आता है, LHS लिख लो। तो tan थीटा प्लस cot थीटा में हम क्या कर सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और इसको cos थीटा बाई sin थीटा। एलसीएम कर लेंगे तो नीचे आएगा sin थीटा cos थीटा, ऊपर आएगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम करने पर यह आ जाएगा 1/sin थीटा इंटू
cos थीटा, दैट मीन्स 1/2। और आपको पता है ये 2 तो ऊपर ही जाने वाला है, जब ये डिवाइड इंटू बन जाएगा तो ये तो 2/1 हो जाएगा, दैट मीन्स 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 का 2। ठीक है, 8 का आंसर हमारा हो गया 2, ऑप्शन बी। 9 में आते हैं। 9 में बोला है जो फिगर है इसमें डी पैरेलल टू बीसी बोला हुआ है, डी पैरेलल टू बीसी बोला हुआ है। अच्छा, ए कितना दिया हुआ है, ए यूनिट, ई सी कितना दिया हुआ है, बी यूनिट, डी कितना दिया हुआ है, एक्स यूनिट, और बी सी कितना दिया हुआ है, वाई यूनिट। अब कुछ बच्चे इसको सोचेंगे कि यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगेगा, लेकिन देखो अगर बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि ए ई बाई ई सी बराबर ए डी बाई डी सी होता है, तो यहाँ बीपीटी थ्योरम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे सिमिलरिटी। कैसे, देखो ध्यान से, अगर ए डी ई ये वाला जो ट्राइंगल है, लेफ्ट में बना लेते हैं, अगर ए डी ई में आप ध्यान से देखो और ए बी सी में एक एंगल पहले से कॉमन है, ए छोटा वाला में भी आता है और बड़ा वाला में भी आता है ना। ए डी ई में भी आता है एंगल है और ए बी सी में भी आता है एंगल है। दूसरा देखो, अगर ये और ये पैरेलल गिवन है, दैट मीन्स क्या, ये और ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, आपको पता है 2 लाइन अगर पैरेलल होते हो और अगर ये ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। क्यों, बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो इसलिए हम ऐसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। क्या, पहला बात एंगल है बराबर एंगल है, कॉमन एंगल है। दूसरा, एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, जब ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको अगर ये सारी चीज़ें पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जिसको पता है पहले से कि हाँ इस तरह से सिमिलर होगा तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजन क्या है, बाय एंगल, बस रीजन लिख दीजिए। ओके, अब अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियसली क्या हो गया, ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का सिमिलर हो गया। दैट मीन्स क्या है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसे कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, ए ई बाई, ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए ई बाई ए सी बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी ई बाई बी सी। क्यों, क्योंकि ए ई जो है वो क्या है, छोटा वाला साइड ट्रायंगल का साइड, और ए सी क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड, और ये कोरिस्पॉन्डिंग भी है, इसलिए इसका रेशियो लिखा। ऐसे डी क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल का साइड, और बी सी क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग है, इसलिए इक्वल लिखा। ठीक है, अच्छा ए ई कितना यूनिट था, हमको गिवन था ए यूनिट था, लिख दिया। ई, अच्छा ए सी कितना यूनिट है, ए सी ई सी मेरे को बी दिया हुआ है, ए सी मेरे को नॉट, मतलब ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई सी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी। ओके, डी कितना दिया हुआ है, देखो डी मेरे को एक्स दिया हुआ है, और बी सी मेरे को वाई दिया हुआ है। अब इसमें से कौन सा ट्रू है मेरे को बताना था, चलो देखते हैं कौन सा ट्रू है। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं देखें हम लोग, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको लिखूँ, x के रिस्पेक्ट में भी लिखूंगा, y के रिस्पेक्ट में भी लिखूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन अभी कौन सा है नहीं है, कौन सा करेक्ट है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, देख के। ठीक है, तो ऑप्शन देख के मुझे बताना है कौन सा करेक्ट है। तो मैं इसको दोनों के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ए वाई बाई ए प्लस बी, और अगर y के रिस्पेक्ट में मैं लिखता हूँ तो y इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी बाई ए, है ना। y इधर गया, ए नीचे आया। हाँ, तो देखो मेरे को y इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी बाई ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये है ना, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। तो कौन सा वाला मेरे को क्लियरली दिख रहा है, एकदम
x इक्वल टू ए वाई बाई ए प्लस बी। देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके 10 में आते हैं। एबीसीडी ट्रेपेजियम में ए डी पैरेलल टू बी सी बोला हुआ है और ए डी 4 यूनिट दिया हुआ है ना। देखो ट्रेपेजियम बना लेते हैं पहले हम लोग। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड नॉन पैरेलल होता है, आपको ये पता होगा। बना लिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी जो है पैरेलल है डी सी का, बी सी का, ए डी पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी का। तो हम नाम थोड़ा ठीक से देंगे। ए डी पैरेलल है बी सी का बोला है तो नाम हम उसी हिसाब से देंगे, ए डी पैरेलल टू बी सी। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए डी पैरेलल टू बी सी, तो हमको ऐसा नाम देंगे, ए डी नाम ऐसे देंगे, ए बी सी डी ऐसे करके देंगे, ठीक है। ए डी पैरेलल टू बी सी, अब ठीक है, अभी नेमिंग सही हो गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे मैंने नाम दिया है, फिगर नहीं दिया तो हमें बनाना होगा। अच्छा डायगोनल बोला ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ। अच्छा बहुत अच्छा, डायगोनल बना लेते हैं, ओ में इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल, बहुत अच्छा है, ओ पॉइंट, ओके। और गिवन भी है ए ओ बाई ओ सी, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी हो रहा है। दैट मीन्स ए ओ बाई ओ सी मतलब ये इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो गिवन है। बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है। देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है बी सी, ओके, और दोनों का रेशियो मेरे को दिया हुआ है हाफ, ए ओ बाई ओ सी और डी ओ बाई ओ बी हाफ है। बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे ए ओ डी को देखूँ, इस एंगल को और इस एंगल को देखूँ, तो मुझे पता क्या चल रहा है, ये क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ध्यान से हम लोग देखें तो मुझे क्या पता चल रहा है, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल क्या, सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं देखो इसको देखो आप ध्यान से और इसको देखो 1 और 2 को, तो ध्यान से देखो ए ओ डी ट्राइंगल का दो साइड का रेशियो बराबर है, ऐसे ए ओ डी ट्राइंगल और बी ओ सी ट्राइंगल का दो साइड का रेशियो बराबर है और उनका बीच में आने वाला एंगल भी बराबर है। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं कि ए ओ डी जो है, ठीक है, ए ओ डी सिमिलर टू क्या, बी ओ सी। कौन सा क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है ना। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके सारे साइड्स को बराबर बोल सकता हूँ, इसका रेशियो को। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए ओ बाई सी ओ बराबर डी ओ बाई ओ बी बराबर क्या, ए डी बाई बी सी, करेक्ट है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे को तो पता ही है कि यहाँ पे ए डी मेरे को गिवन है, मैंने लिखा नहीं, ए डी गिवन था मेरे को 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया मैंने ए डी 4 सेंटीमीटर। तो मेरे को तो भाई ए ओ बाई सी और डी ओ बाई ओ बी तो पहले से दिया हुआ है हाफ, और ये मैंने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ऐसा होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग में समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इतना कुछ बता रहा हूँ। अगर आप ये सब सीख चुके हो तो कोशिश करना शॉर्ट में करने का, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें से कोई भी दो चीज़ ले लूँ, या डी ओ बाई ओ बी बराबर, चलो डी ओ बाई ओ बी बराबर दो, कोई भी दो ले लेता हूँ, ए डी बाई बी सी ले लेता हूँ। अच्छा डी ओ बाई ओ बी तो 1/2 एज पर गिवन, और ए डी कितना गिवन है 4, और बी सी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से क्लियरली बी सी इज इक्वल टू 4 × 2 8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, ठीक है। 11 में जाएं, बोल रहा है दो टेंजेंट इंक्लाइन कर रहा है 60 डिग्री एक सर्कल में, बहुत ही बढ़िया। तो दो टेंजेंट है, सोचो एक सर्कल बना लेते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं।
दो टेंजेंट अगर हैं, सोचो इस पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट, ठीक है। सोचो ये पी पॉइंट है, तो ये कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री। अच्छा यहाँ से कुछ लाइन है, ये सेंटर तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, रेडियस को ज्वाइन कर दो, सेंटर तक रेडियस को ज्वाइन कर दो, सेंटर तक रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं। अब रेडियस कितना बोला हुआ है इसका, 3, तो ये भी 3, तो ये भी 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा बोलो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो सोचो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये सेंटर ओ, ये मेरा फिगर रेडी, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ पता है भाई, ओ ए तो रेडियस है और पी ए टेंजेंट है। तो भाई रेडियस तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, ये हमको पता है। इसी तरह से क्या हो गया, ओ भी परपेंडिकुलर है किसका, किसका, पी बी का, पी बी टेंजेंट का, सेम रीजन है ना। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो पी ए है ये बराबर होगा पी बी का, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द सर्कल, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सेम पॉइंट से अगर सर्कल में दो टेंजेंट बने सर्कल में, तो वो जो टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिख के रख लिया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। देखो पहला बात, ए पी बराबर बी पी, ऊपर लिखा है मैंने प्रूव्ड अबव। पी ए बी भी लिख सकते हो आप, आपका मर्जी है, ठीक है। चलो पी ए बी भी लिख देते हैं, बहुत बच्चे फिर ए पी और पी ए को भी अलग अलग सोचेंगे फिर। तो पी ए बराबर पी बी लिख देता हूँ, चलो पी ए बराबर पी बी। अच्छा और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूँ एंगल जो बराबर है भाई ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी। क्यों, ईच 90, क्योंकि भाई ये तो परपेंडिकुलर है, ओ ए परपेंडिकुलर है और ओ बी भी परपेंडिकुलर है। और एक मैं क्या लिख सकता हूँ भाई कि ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, दोनों रेडियस है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। और देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या लग गया, इन ट्राइंगल में साइड एंगल साइड लग गया, ये बराबर, ये बराबर। दैट मीन्स ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। अच्छा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट मैंने किया है क्यों, पता है आपको, इतना मेहनत क्यों किया। अब आप कैसे करोगे, आपको तो दिख रहे हैं चीज़ें। अब ये क्वेश्चन मार्क्स को 1 मार्क्स से ले आया है, तो आपको 1 मार्क्स में जब ये दिया है तो आपको दिख रही हैं चीज़ें जब, तो आप क्या करोगे कि आपको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा ये बराबर ये बराबर ये और ये एंगल बराबर ये एंगल। तो सीधा सीधा आप समझोगे अच्छा कि भाई ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो आप बोलोगे भाई बाय सिम्प्लिसिटी, देखो मैं दिखा रहा हूँ वाइट कलर में, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल भी तो भाई इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने भले पूरा समझाने के लिए आपको पूरा बता दिया है, लेकिन आप लोग एक बार समझ जाओगे तो आप शॉर्ट में करोगे। ए पी ओ बराबर क्या, बी पी ओ, क्यों, बाय सिम्प्लिसिटी। क्लियर है बात है, ए पी ओ बराबर बी पी ओ बाय सिम्प्लिसिटी। और बाय सिम्प्लिसिटी दोनों बराबर होने का मतलब क्या है, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि भाई ए पी ओ जो है, ए पी ओ जो है वो पूरा इसका आधा है ए पी बी का। अगर दोनों बराबर, देखो अगर ये भी बराबर ये भी बराबर, तो अभी एक को मैं पूरा का आधा बोल ही सकता हूँ, है ना। और अगर ऐसा है तो ए पी ओ कितना हो जाएगा, 60 का आधा, दैट मीन्स 30 डिग्री।
और जैसे मेरे को ए पी ओ 30 डिग्री मिल गया, दैट मीन्स मेरे को ये 30 डिग्री मिल गया। वाइट कलर में लिख रहा हूँ, बाद में आ रहा है। अच्छा वाइट कलर में लिख देता हूँ, वाई बाद में आ रहा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सर ने बाद में निकाला है। 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा और टेन थीटा लगाऊंगा। देखो मेरे को परपेंडिकुलर पता है, ए पी बेस हो जाएगा, और 1030 अगर मैं लगाऊंगा, अगर मैं 1030 लगाऊं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए, और बेस हो जाएगा पी ए, परपेंडिकुलर बाय बेस। और 1030 क्या होता है 1/√3, और ओ ए कितना है 3, और पी ए कितना निकालना है भाई, पी ए तो निकालना है मेरे को, टेंजेंट का लेंथ निकाल रहा हूँ ना मैं, तो पी ए कितना हो जाएगा 3√3, देख लो चेक कर लो, ठीक है। पी ए कितना हो जाएगा 3√3, ओके। तो 3√3 देखो, अगर मेरे को यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में था तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 3√3 कहीं दिख रहा है, देखो क्लियरली दिख रहा है मेरे को 3√3। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल गया, अब एक चीज़ मैं यहाँ से कंक्लूड करना सिखाता हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन आपने एक बार किया और आपको पता चल गया ये बात कि ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जहाँ पे दो टेंजेंट दिया हुआ है ऐसे और ऐसे, और रेडियस गिवन है, सोचो मेरे को, सोचो मैं अगर मैं बोलूँ यहाँ रेडियस गिवन है, ठीक है, सोचो रेडियस अगर 2 गिवन होता, तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और बोले भाई ये निकालो, ये वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, पी ए निकालो, तो आप डायरेक्ट 2√3 कर सकते हो क्या? सोच के देखो, ठीक है, डायरेक्ट 2√3 कर सकते हो क्या? ये मेरे को कमेंट में आप लोग जरूर देना, ठीक है। अगर आपको आपने ये क्वेश्चन से क्या समझा मेरे को यहाँ पता चल जाएगा कि देखो मेरे को जब रेडियस 3 दे रहा था तो आंसर 3√3 आ रहा है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन में अगर मेरे को रेडियस 2 दिया हो तो आंसर 2√3 आएगा। सोच के देखो, अगर मेरे को रेडियस 5 देता, अगर मेरे को रेडियस 5 देता तो आंसर 5√3 आता है ना, ठीक है, आंसर 5√3 आता। सोचो एक सर्कल है, उसका रेडियस 5 देता है और मेरे को बोलता लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो आंसर 5√3 आता, ठीक है, ओके। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये 60 डिग्री दिया होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री दे तो, ये जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आप नहीं देखोगे, स्किप करके जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे 12 नंबर में बोल रहा था एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। तो देखो स्क्वायर 6 सेंटीमीटर का है, बना लेता हूँ एक स्क्वायर। इसके अंदर सर्कल कैसा बना सकते हो आप? ऐसे बना सकते हो एक, बेटर रहेगा कि मैं ना बाहर स्क्वायर बनाऊं, सर्कल नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। थोड़ा स्क्वायर जैसा दिखने रहा है, मान लो स्क्वायर ही है, ठीक है। स्क्वायर कितना है 6 सेंटीमीटर, साइड 6 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। तो देखो इस सर्कल जो बना इसका मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर क्या हो सकता है? 6 सेंटीमीटर क्या हो सकता है कि नहीं? तो डायमीटर ऑफ जो सर्कल होगा, जो अंदर होगा वो कितना होगा? 6 ही होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या बोला है? द एरिया ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल का एरिया निकाल लो, सर्कल का तो रेडियस ही पता चल गया आपको 3। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। देखो आंसर पाई में है तो पाई का वैल्यू में बैठाऊंगा ना, सिर्फ रेडियस बैठाऊंगा, 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9π। 9π कहीं दिख रहा है क्या? 9π सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है कहीं? ये रहा, ठीक है, डी आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट में आते हैं 13 में। 13 वाला जो क्वेश्चन है आप देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि क्यूबॉइड का लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट दिया हुआ है कितना? 6√3 सेंटीमीटर। और क्या हुआ है? डायगोनल का भी लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डायगोनल का लेंथ? अच्छा क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकालते हैं पता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6√3 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जब भी निकालते हैं हम लोग √L² प्लस B² प्लस H² होता है। जिसको नहीं पता डायगोनल का फॉर्मूला वो लोग फिर से देख लो, L² प्लस B² प्लस
एच स्क्वायर डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें तो क्या हो जाएगा, देखो ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108। ये एक मेरा आंसर आया नहीं है, लेकिन आंसर निकालने के लिए एक चीज़ मेरे को मिल गया, ये मेरे को बाद में काम आएगा। अच्छा इसको रख देता हूँ। अब मेरे को और एक इन्फॉर्मेशन गिवन था एल प्लस बी प्लस एच, ये वाला इन्फॉर्मेशन, इसमें भी मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। क्या करता हूँ, ये तो एक पार्ट हो गया, ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसमें भी अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 6√3 का होल स्क्वायर। एक मिनट रुको, हाँ, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 दिया था मेरे को, द लेंथ ब्रेड सम ऑफ लेंथ ब्रेड हाइट, ठीक है, यहाँ 2√3 था। एक मिनट यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, कोई बात नहीं, मैं करेक्शन आराम से कर दूंगा, खाली राइट साइड में करेक्शन करना होगा। ये 2√3 था तो मैं यहाँ 2√3 लगाऊंगा, 2 करेक्शन वाला मैंने वाइट में लगा दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी बता रहा है क्या करेक्शन क्या। 2√3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर आपका 3, दैट इज 4 3 12। ओके ये 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली लिखने के टाइम में गिवन जब लिख रहा था तब गलती लिख दिया था मैंने, सम जो था वो 6√3 था और डायगोनल का जो लेंथ है वो 6√3, डायगोनल का जो लेंथ है वो 2√3 था। अभी ठीक है, डायगोनल का लेंथ 2√3 अभी ठीक है। चलिए अभी करते हैं इधर, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला अगर याद होगा, नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला लगाने के बाद ऐसा आ गया। 6 का स्क्वायर वही सेम 36 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मैं यहाँ वैल्यू बैठा देता हूँ, कितना आ रखा है मैंने निकाल रखा है लेफ्ट साइड में, देखिए 12 में बैठा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इतना का मैंने वैल्यू बैठा दिया। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, देखो क्या बच रहा है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इजिकल टू 108, और 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर क्या 108 माइनस 12, दैट मीन्स कितना, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 1 गया, 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 1 गया 96। तो 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल क्या है, एक्चुअली देखो ध्यान से देखो, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने का तो फॉर्मूला है। 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, दैट मीन्स मेरे को टोटल सरफेस एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमको दिया हुआ था लेंथ, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, तो मोड को हम लोग लिख लेते हैं, देखिए हमको लिखा हुआ है मोड माइनस मीडियन हमें दिया हुआ है, दैट इज 24। तो मोड को हम लोग लिख लेते हैं x और मीडियन को y लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24। ओके अच्छा, हमको ये पता है कि 3 मीडियन जो होता है दैट इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन।
इसका मतलब अगर मैं मीडियन को y लिख लूँ और मोड को x लिख लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इस तरफ आया तो 2 मीन, तो मीन कितना आ जाएगा 3y माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू मीन। ओके, हमारा मीन इतना आ जाएगा। अच्छा, हमें तो निकालना डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। ओके, तो लिख लेता हूँ मैं मीडियन माइनस मीन। ओके, अच्छा, तो मीडियन माइनस मीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीडियन को सोचो मैंने लिख लिया y और मीन को लिख लिया मैंने यहाँ से 3y माइनस एक्स बाई 2 जो मेरा यहाँ पे आ रखा है। तो ये एलसीएम अगर करता हूँ तो क्या आ जाता है 2y माइनस 3y माइनस एक्स बाई 2। ओके, तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स बाई 2। और आपको पता है x माइनस वाई कितना है 24, बैठा दीजिए 24, दैट मीन्स कितना आ गया 12। तो मीडियन माइनस मीन कितना आ गया आपका 12, और ये ऑप्शन बी जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। तो देखिए कोई भी व्हील अगर रोल करता है तो सोचो, रोल अगर ये करता है तो एक रोल जो होता है, सोचिए यहाँ से एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक रिवोल्यूशन में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसका सर्कमफेरेंस के बराबर ही होगा। तो दैट मीन्स अगर ये 20, 30, 40 या जितना भी रिवोल्यूशन करता है तो हमको क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। तो हमको पता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सर्कमफेरेंस जो होगा यही तो डिस्टेंस बताएगा हमको। कि कितना ट्रेवल किया है कि नहीं, क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या बताता है, मिनिमम एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस, और अगर इसमें n इंटू कर देंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो टोटल डिस्टेंस का हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने। अच्छा, मेरे को बताया हुआ है रील का r मेरे को दिया हुआ है 0.25 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 0.25 मीटर, और टोटल डिस्टेंस का भी मेरे को बता दिया है 11 किलोमीटर टोटल रोल करेगा। ठीक है, टोटल 11 किलोमीटर रोल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 11 किलोमीटर। तो देखिए रेडियस जो है वो 0.25 मीटर है, तो इसको मैं 0.25 मीटर रहने देता हूँ और मैं कन्वर्ट करूँगा कि इसको जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा, दैट इज़ 11 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 11,000 मीटर हो जाएगा अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। अच्छा, अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है, n ही निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो n इंटू, है ना, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू 11,000। ओके, तो पाई कितना 22/7 बैठा दो, और आर कितना है 0.25। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, देखो 11,000 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 इंटू 0.25। ओके, 0.25 का जगह अगर मैं 100 ऊपर ले जाऊं तो ले जा सकता हूं, क्योंकि 2 पॉइंट है 0.25 में। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 11,000 इंटू 7 इंटू 100 बाई 2 इंटू 22 इंटू 25, और ये 25 4 से 100 होता है, हमको पता है। अच्छा, यहाँ से 2 2 जब 4 कर दो, अच्छा यहाँ से भी काटो 11 2 जा 22, और 11 1 जा 11, 1000 इधर आ गया, और ये 2 से ये 2 को भी काट दो। ओके, तो नीचे के होप करता हूँ नीचे का सारा चीज़ें कट गया है, 2 22 0.25 नीचे, हाँ ओके एकदम कट गया। तो यहाँ पे मेरा आ कितना रहा है 7 इंटू 1000, दैट मीन्स 7000 रिवॉल्यूशन। आंसर देखिए ऑप्शन डी में आपको 7000 क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं 16 नंबर में बोला है
16th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये टेबल, और इस टेबल में आपको लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का सम निकालना है। ठीक है, आपको लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का सम निकालना है। तो ये जो टेबल है इसको देखिए ध्यान से। इस टेबल में हमको ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताता था मॉडल क्लास कैसे निकालना है। तो मॉडल क्लास आपको देखो, मॉडल क्लास क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20, इसका जो क्लास हो जाएगा वो मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास आपका हो जाएगा 15 to 20। ओके, यहाँ पे एक और हमें काम करना पड़ेगा। अगर मेरे को मीडियन क्लास पता करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं इधर ही निकाल दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो ये फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम लोग प्लस करते जाते हैं। जैसे 10 + 15 25, फिर 25 + 12 आपका हो जाएगा 37, फिर 37 + 20 57, और 57 + 9 66। ओके, तो ये मेरा CF है। अब CF में मेरे को अगर मीडियन क्लास जानना है तो सबसे पहला काम होता है जो n है, n का डिवाइड बाय 2 करना। तो n मेरा कितना है देखिए, यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे इधर पे आपको 66 मिलेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो 66 है। ठीक है, तो दैट मीन्स 66 का 2 हाफ करेंगे तो आ जाएगा 33। अब n/2 मेरा आया 33। तो 33 तो मेरे को जो है CF में नहीं दिख रहा है, हमको ये CF में चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 33 से बड़ा जो है वो देखूंगा, तो बड़ा जो है वो 37 है, और इसका जो क्लास होगा वो है 10 to 15। दैट मीन्स ये जो 10 to 15 हो गया ये मीडियन क्लास हो गया। 10 to 15 जो हो गया ये क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। दैट मीन्स मीडियन क्लास कितना है, 10 to 15। अच्छा, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो है वो है 15, और मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हो जा रहा है आपका 10। तो दोनों का लोअर लिमिट का हमको सम निकालना है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 15 + 10 = 25। 25 आपका देखिए आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है क्लियरली। ओके, नेक्स्ट, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will come up at least once? आपको पता है अगर 2 डाइस अगर रोल करेंगे, 2 डाइस अगर रोल होता है तो आपको पता होगा अगर 2 डाइस अगर हम लोग रोल करें तो टोटल हमें क्या क्या मिल सकता है। मेरे को पता है अगर पहला वाला में 1 आए, दूसरा वाला में 2 आएगा। पहला वाला में 1 आए तो दूसरा वाला में पहला 1 1 आ सकता है, दूसरा 1 2 आ सकता है। पहला वाला में अगर 1 फिक्स कर दें तो 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, ऐसा करके फिर 1 6। ऐसा दूसरा डाइस का अगर बात करें, पहला वाला में 2 अगर आया तो ऐसा आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे करके पहला वाला में अगर 3 आए तो सोचो क्या क्या आ सकता है। दूसरा वाला में 1 आ सकता है, फिर 3 2 आ सकता है। पहला वाला में 3, दूसरा वाला में 3, पहला वाला में 3, दूसरा वाला में 4। ऐसे करके पहला वाला में 4 है, तो ऐसे करके आप लोग देखोगे ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी आएगा, इसके बाद 5 के लिए भी आएगा, 1 2 3 4 5 वैल्यूज आएगा, फिर 6 के लिए भी आएगा, ऐसे 6 वैल्यूज आएंगे आपको, फिर 6 6 तक आएगा। दैट मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम जो होता है वो 36 होता है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है, 36। आप चाहो तो लिख दो यहाँ पे 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अच्छा, ऐसे करके 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये टोटल 36 पॉसिबल आउटकम मेरे पास आ गए। इसको मैं सैम्पल स्पेस भी बोल सकता हूँ कि इतने पॉसिबल आउटकम है। मुझे क्या चाहिए कि 6 ऊपर आए कम से कम एक बार। कम से कम एक बार मतलब देखो कहाँ कहाँ एक बार आ रहा है, कम से कम एक बार मतलब क्या, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार आ रहा है, ये रहा, यहाँ पे एक बार आ रहा है, ये रहा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। देखो टोटल काउंट कर लो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने 6 को क्यों पकड़ा है, बोला एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार, इसका मतलब ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, कम से कम आना चाहिए, तो ज़्यादा के लिए कोई रोक टोक नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो है 11 जो होगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम, हमको जो आउटकम चाहिए
फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए वही 11 में से कुछ भी आ सकता है जब हम डाइस थ्रो करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 6 आने का, वो हो जाएगा 11/36 और ये रहा आपका ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये क्वेश्चन करने का ना 4-5 तरीका है, तो मैं कोई एक तरीका बताऊंगा आपको, टाइम बचा तो ज़्यादा भी बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है, अगर 5 10 बीटा इक्वल टू 4 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो 10 बीटा इक्वल टू 4/5 में लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, अब मैं जो मेरे को दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ, 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा, ये मेरे को गिवन है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, कॉस बीटा से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा बाय कॉस बीटा। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से, 5 साइन बीटा बाय कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस बीटा। दैट मीन्स देखिए ध्यान से, कॉस बीटा बाय कॉस बीटा कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5 साइन बीटा बाय कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा बाय कॉस बीटा, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 1 है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 5 10 बीटा माइनस 1, 5 10 बीटा माइनस 1 बाय 5 10 बीटा प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 बीटा मेरा कितना है 4/5, बटा दीजिए 5 इंटू 4/5 माइनस 1, 5 इंटू 4/5 प्लस 1, ये 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा। आना क्या है आखिर आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1 और इधर आ जाएगा 4 प्लस 1, दैट मीन्स 3/5। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। ओके, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। तो स्टेटमेंट और आपको दिया हुआ है ए और बी, और स्टेटमेंट में पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको एजर्सन कहते हैं और दूसरा वाला में रीजन कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अनोखा है, आप लोगों ने क्लास में भी नहीं सीखा हुआ है ये, लेकिन ऐसा 2 क्वेश्चन आपको आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्चुअली करना क्या होता है, खाली हमको ये जो स्टेटमेंट दिया है ये कितना सही है ये चेक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, ई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5780 है ना, एंड देयर एचसीएफ इज 17। अगर ऐसा हुआ देन एलसीएम इज 340। तो ये जो 340 एलसीएम आता है कि नहीं आता ये मुझे चेक करना है। तो मान लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मेरे को गिवन है ना, तो मैं इसको एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये जो फॉर्मूला ये लगा के मैं चेक करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट एजर्सन है वो करेक्ट है कि नहीं। तो मैं चेक करूंगा एलसीएम 340 आता है कि नहीं। तो एलसीएम फिलहाल आप सोच लो ये आपको नहीं पता 340, एचसीएफ आपको पता है 17, ये लगा लो इधर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं, ये और ये, ठीक है। तो लगा दो। अच्छा, तो एलसीएम कितना आ जाता है आप देखो, 5780 डिवाइडेड बाय 17। 17 से अगर हम लोग 3 से अगर काटें तो 51 आता है, और फिर यहाँ आ जाएगा 68 है ना, और 17 4 से अगर आपको पता होगा 17 4 से कितना होता है 68 ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स एलसीएम जो आ रहा है मेरा 340। दैट मीन्स पहला जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला स्टेटमेंट जो मेरा करेक्ट आया, एजर्सन जो है वो करेक्ट आया। दूसरा स्टेटमेंट में आते हैं रीजन। रीजन बोल रहा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। अच्छा, तो रीजन एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि देखो सपोज 2 नंबर मेरे पास है, सोचिए 4 और 16,
इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो 4 क्या है, 4, और इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 4 आएगा। तो क्या 4 इसका फैक्टर नहीं हुआ एलसीएम का, ये एचसीएफ आएगा इन दोनों नंबर का, और ये इन दोनों नंबर का एलसीएम आएगा। आप ध्यान से देखिए 4 क्या है, 16 का फैक्टर नहीं हुआ, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई शक नहीं है। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। लेकिन क्या है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका कोई रोल फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करने में नहीं है। दैट मीन्स इसका कोई यूज़ या कोई इस्तेमाल हमको फर्स्ट क्वेश्चन में करने में नहीं लग रहा। दैट मीन्स यहाँ से आंसर क्या होगा, देखिए कि बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू। मतलब क्या, एजर्सन भी अपना जगह सही है, रीजन भी अपना जगह सही है, लेकिन जो रीजन है इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा पहला जो एजर्सन है उसका एक्सप्लेनेशन के लिए। दैट मीन्स उसको सॉल्व करने के लिए जो रीजन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 20। यहाँ पे भी सेम 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बोला है कि मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल है, उसका ट्राइंगल का नाम बोला हुआ है ABC। आप ध्यान से देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC। AB और AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, AB का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट D है जो कि 3, 5 है, और AC का जो मिड पॉइंट है वो E है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, -3। दैट मीन्स DE कितना दिया हुआ है, 3, 5 और -3, -3, ठीक है। तो बोल रहे हैं BC 20 यूनिट होगा पहला। तो हमें ये जो BC 20 यूनिट आएगा, देन के बाद जो लिखा है ये चेक करना है आता है क्या सच में। तो फिलहाल हमको क्या करना है, BC 20 यूनिट आता है कैसे, नहीं आता है वो चेक करना है। तो सोचो अगर मैं DE जानना चाहूँ तो DE कैसे जानूँगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला अगर ला दूँ तो मुझे DE पता चल जाएगा। दैट मीन्स x2 - x1, x2 कितना -3, x1 कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 भी -3 है ना, और y1 कितना 5, तो -3 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। तो टोटल कितना हो गया ये 100, दैट इज इक्वल टू 10। डी कितना आया 10 यूनिट। ओके, हमें बता रहा है BC 20 यूनिट। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखो एक मिड पॉइंट फार्मूला क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन जो है वो, अगर इस थ्योरम में क्या कहता है, अगर ये लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, अगर ये लाइन ठीक है, डी अगर मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा कि जो डी है पहला बात हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा BC का। पहला ये कहता है थ्योरम में कि मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर जो बीच वाला जो लाइन है अगर वो मिड पॉइंट से जा रहा है, क्लास 9 में ये थ्योरम है, बोल रहा है कि बीच वाला लाइन अगर मिड पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो डी पैरेलल होगा BC का, और डी एक क्या होगा, हाफ होगा BC का। तो दैट मीन्स क्या है, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये वाला चीज़ हमें काम आएगा, है ना। तो D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अगर आप लगाओगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, हाफ 2D बराबर कितना लिख दोगे आप, 2D बराबर BC लिख सकते हो। और यहाँ से BC कितना आ जाएगा, देखो D कितना है आपने निकाल के रखा हुआ है 10, 10 बैठा दो, तो BC कितना आ गया, BC आपका 20 यूनिट आ गया। दैट मीन्स पहला वाला जो है बातें जो बोली हुई है एजर्सन में वो करेक्ट है, ट्रू है। अच्छा, रीजन में आते द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो रीजन में जो बोला हुआ ये एक थ्योरम बोला है, जो कि ये थ्योरम खुद एक करेक्ट थ्योरम है, कोई गलत थ्योरम नहीं है, एकदम करेक्ट थ्योरम है, क्लास 9 में है ये थ्योरम। और अब बात ये है कि जो ये थ्योरम है ये इस एजर्सन को प्रूफ करने के लिए ज़रूरत भी पड़ा है, क्योंकि इस थ्योरम के बिना ये एजर्सन प्रूफ नहीं होता। दैट मीन्स का ये जो रीज़न है ये
एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा कि एजर्सन तो करेक्ट है ही है और रीजन भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू। और साथ ही साथ जो रीजन हमें दिया हुआ है, ये रीजन जो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो एजर्सन का। दैट मीन्स क्या, ये जो रीजन है वो एकदम सही तरह से एकदम एजर्सन को प्रूफ करने में इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर कोई लिंक ही ना हो, कोई इस्तेमाल ही ना हो, तब तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है इसका एजर्सन को प्रूफ करने के लिए, इसलिए क्या बोल रहे हैं आंसर ए, क्योंकि ए खुद एजर्सन भी कर सही है और रीजन भी सही है, और दूसरा बात रीजन में जो भी बातें बोली हुई है उसका इस्तेमाल भी हो रहा है एजर्सन को प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा। ओके, तो हमारा सेक्शन है यही ख़त्म होता है बच्चों, तो फिर मिलेंगे सेक्शन बी में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।